नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कुलदीप जहांगीर, एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान की बात कर रहे थे। मनोविज्ञान अपना टॉपिक चल रहा था। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने कल। कल के 2 मिनट की टाइम लगेगा। कल की बात रिकॉल करवा देता हूँ, मैंने कल क्या बताया था। सबसे पहले बात दोस्तों, अपन जैसे टॉपिक डल रहा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा है, यूनिट 4 की टॉपिक चल रहा है। जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिट 4 चल रही है। रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। और रीड के यूनिट 4 में अपनी बात चल रही है समायोजन पे। दो पार्ट जो थे वो मैं पढ़ा चुका था। अब बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की। समायोजन क्या होता है, किस परिस्थिति में समायोजन करना पड़ता है, किस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब आदमी संतुलन की स्थिति पैदा करता है, और तनाव को खत्म करने के लिए, समस्याओं से थोड़ा सा अलग होने के लिए जो स्थिति उत्पन्न करता है वही क्या कहलाती है दोस्तों, एडजस्टमेंट कहलाता है। समायोजन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आयोजन। सम का मतलब समान होता है। आयोजन का सीधा सा अर्थ है, आयोजन आप सीधा सा अर्थ समझ सकते हो। आयोजन का मतलब होता है एक व्यवस्था है, एक मैट्रिक्स के रूप में ले सकते हो आप, एक कार्यक्रम है। समान रूप से एक व्यवस्था है जिसको क्या बोला गया है, समायोजन बोला है। और वातावरण में जो आप सामाजिक में रूप में, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से, जैसे भी आप वातावरण में संतुलन होते हो, उस समस्याओं को कम करने के लिए, उस समस्या के साथ आवश्यकताओं की बाधाओं के साथ जो आप समायोजन करोगे, तो वो क्या आप वो आपको कैसे जीने देगा, यानी कि आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी उसमें। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी कि समायोजन दो कड़ियों से मिलकर बना हुआ है, बुद्धि प्लस व्यक्तित्व। अगर एग्जाम में पूछता है आपसे तो आप डायरेक्ट बताना, बुद्धि प्लस व्यक्तित्व बराबर क्या होता है, समायोजन होता है। यानी कि बुद्धि प्लस व्यक्तित्व दोनों का ही योगदान होता है समायोजन में। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था समायोजन द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। दो पक्ष कौन कौन से थे, एक समस्या था तो दूसरा कौन सा था, उपाय था। ये मैंने आपको बता दिया था वहां पर किस तरह से इनका उपयोग होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरी ओर मैंने बात करी थी कि जो समायोजन होता है उससे समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा उसको समाधान किया जा सकता है, तनाव को कम किया जा सकता है, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती है, समस्या से दूरी बनाई जा सकती है। ठीक है। इसके बारे में और बात करें, कुछ पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे, अच्छे से आपको याद हुए होंगे। इस तरीके से आपको समायोजन समझ में आया होगा। देन इसके बाद अपन बात कर रहे थे परिभाषाओं के बारे में। सभी एक बार क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाया करें। रात को 9 बजे क्लास लग रही है। क्लास लगने के बाद पहले से नोटिफिकेशन मिल जाता होगा आपको, ग्रुप में शेयर कर दिया करो, उससे पहले सर भी शेयर कर देते हैं। चलिए, सर्दी का टाइम आ गया, बहुत उपासी उपासी लेते रहते हो घर, तो थोड़ा आलस वालस का टाइम आ गया। इस वजह से आलस आ रहा है क्योंकि आप जैसे सर्दी का इंतजाम लेके बैठा करो। क्या है, जैसे सर्दी लग रही है आप टी शर्ट शर्ट पहन के रहते हो जबरदस्ती हुई। होशियारी दिखाने में कोई मतलब नहीं है। देखो, फालतू में जैसे पहन लिया करो, योगदान जो भी आपका रहेगा, अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए आलस ज्यादा आते हैं। तो मजा आता है लेकिन सर्दी में पढ़ने में, आपको पता होगा सर्दी में सबसे ज्यादा याद भी, दिमाग से ज्यादा तेज होता है सर्दी में, माइंड में मजा भी आता है पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है। चलो, समायोजन की बात कर रहे थे। इसके बाद मैंने आपको परिभाषा के बारे में बताया था। परिभाषाओं मैंने दो परिभाषा आपको बताई थी, एक गेट्स की बताई थी और एक शेपर की बताई थी। गेट्स की परिभाषा कैसे याद रखनी है आपको पता होगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मैंने पॉइंट भी लिखाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके बाद परिभाषा में आ गया था। और दूसरा शेपर की परिभाषा, वातावरण के साथ संतुलन स्थिति बनाना या वातावरण के साथ समायोजन करना ही क्या होता है, समायोजन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहां तक किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, मुझे बताएं। आगे अपन बात करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? छोड़ दूं मैं उसको, दोबारा बात नहीं करूं मैं उन चीजों के बारे में अब। ठीक है, क्लियर है। चलो, एक और परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। एक परिभाषा की और बात कर लेते हैं। अच्छी सी परिभाषा याद आ गई थी लेकिन उस टाइम लिखाई नहीं मैंने आपको। रोज की परिभाषा आप याद रखना। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखाए थे मैंने, वहां पर ही ये रोज की परिभाषा बोल देना था। वहां लिखना था, मुझे रोज लिखना था, वो लिखा नहीं मैंने वहां पर। वहां पर लिख देते तो दोनों चीजें एक साथ हो जाती। ठीक है। सामाजिक वो मानसिक रूप से, परिभाषा क्या है, सामाजिक वो मानसिक रूप से संतुलन होना।
क्या है, समायोजन है। किसके अनुसार, ये रोज के अनुसार। ये मैंने लिखाया भी था आपको, वहां पर बताया था। सामाजिक रूप से संतुलन होना या सामाजिक रूप से समायोजन करना, मानसिक रूप से, और फिर इसके बाद व्यवहारिक रूप से, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आई ये परिभाषा। दूसरी बात, सामाजिक को लेकर दो तीन बातें और कही गई है। सामाजिक को लेकर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, समायोजन जो है, समायोजन, समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है। समायोजन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात आपको समझ में आएगी होगी। समायोजन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, व्यवहारिक प्रक्रिया है, मानसिक रूप से प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया अगर एक बात आ जाती है तो ये एक परिभाषा बन जाती है यहाँ पर, जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कही गई है कि समायोजन जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और ये परिभाषा जो कही गई थी, ये किसने कही गई थी, स्टेगनर ने। स्टेगनर। ठीक है, ये दो परिभाषा आप दोनों को ध्यान रखना। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है क्योंकि इसमें बात कही गई है एक सामाजिक की, इसमें भी बात कही गई है सामाजिक की। और जहां पर आपको पता होगा, चाहे समाज के रूप में कोई सा भी सिद्धांत हो, आता है एग्जाम में पूछा जाता है, उसके नाम पूछे जाते हैं, उसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं, और उसके बारे में एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। यानी कि सामाजिक, वातावरण, वंशानुक्रम, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, तो समायोजन की अपन बात कर रहे थे। कल की क्लास में मैं कुछ परिभाषा इस बात चल रही थी, परिभाषा निकाली। ठीक है, इसके बारे में बात करें और समायोजन के बारे में, तो इसके प्रकार भी आपसे पूछे जाते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि इसके कितने प्रकार है, आपको कहीं जगह इसके प्रकार में नजर आएंगे कि 5 प्रकार है, कहीं कोई बताएगा 3 प्रकार है, कोई बताएगा 6 प्रकार है। ऐसे कुछ प्रकार पूछे जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार थे। जो प्रकार है वो मैं आपको लिखा देता हूं कि समायोजन किस किस प्रकार का समायोजन होता है। ठीक है, एक आता है सामाजिक समायोजन, जैसा अभी बताया मैंने, सामाजिक समायोजन। यानी कि समाज के द्वारा, जो समाज में जो अपन एडजस्ट करते हैं, जो समाज के द्वारा एडजस्ट करते हैं, यानी कि कुल मिला के पूरे समाज के साथ एडजस्ट करना। सामाजिक में जो भी स्थितियां, जो परिस्थितियां उसके साथ घटती है, जो स्थितियां उसके साथ नजर आ रही है, तो उस तरह से वो आवश्यकताओं को, बाधित आवश्यकताओं के साथ जो भी एडजस्ट करेगा, वो किस में आएगा, सामाजिक समायोजन में आएगा। ठीक है, जैविक समायोजन, जैविक समायोजन यानी कि खुद अपने आप से समायोजन। और इसी का अन्य नाम भी है लैंगिक समायोजन, लैंगिक समायोजन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बताए थे वो सब इसी में आएंगे। जैविक रूप से समायोजन करना, लैंगिक रूप से समायोजन करना, आपकी शादी किसी आप पसंद किसी और से करते थे, एक दूसरे से शादी हो जाती है, आपकी तमन्ना ऐसी थी कि मेरी शादी ऐसी डिजाइनर से होनी चाहिए, मेरा लहंगा जो है मनीष मल्होत्रा के द्वारा डिजाइन होना चाहिए। लेकिन लहंगा किसके डिजाइन हो जाता है, पास वाले टेलर से आप डिजाइन करवा लेते हो, तो वो अब पहनना तो पड़ेगा, नहीं पहनना नहीं पड़ेगा। आपकी इच्छा थी, मेरा मनीष मल्होत्रा जो 6 लाख से तो कम का लहंगा ही नहीं बनवाता, लड़कियों के लिए अगर बात करें अपन, तो 6 लाख से उसका कम का लहंगा नहीं बनता। लेकिन तमन्ना थी आपकी, मनीष मल्होत्रा मेरा डिजाइन करे लहंगा। लेकिन बन किससे जाता है, वो पास वाले पड़ोसी वाले ट्रेलर से जो चाचा बना देते हैं। तो वो समायोजन होगा लैंगिक समायोजन। पसंद की शादी होना, किससे थी तमन्ना, क्या थी, घर पे किसी परिवार के साथ, किसी भी एक मेंबर के साथ समायोजित करते हो, एडजस्ट करते हो उसको। ये सारी चीजें जो भी हैं, अब इतना बड़ा वर्ड नहीं है ये कि आपको समझ में नहीं आया। लैंगिक समायोजन या जैविक समायोजन। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद पर्सनल, अपने अंदर से भी समायोजन होते हैं, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत समायोजन। क्या नाम है, व्यक्तिगत समायोजन। ठीक है, इसके बाद एक और आता है रचनात्मक समायोजन। और भी आएंगे शायद,
समायोजित सामाजिक समायोजन आ गया, जैविक समायोजन आ गया जिसको क्या बोलते हैं, लैंगिक समायोजन बोलते हैं, व्यक्तिगत समायोजन आ गया, रचनात्मक समायोजन आ गया। ठीक है, रचनात्मक और व्यक्तिगत आपको समझ में आ गए, ये दोनों वर्ड सिंपल से वर्ड है, बहुत बार बात कर चुके हैं इनके बारे में। और बात करें अपन जैसे एक और आता है आंतरिक समायोजन। आंतरिक समायोजन, आंतरिक समायोजन देखो ये एक दो और भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने बताया ना आपको कि कोई आपको 3 प्रकार बताएगा, गलत है बिल्कुल, 3 प्रकार नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो 3 प्रकार आपको पता होगा उसी में सारे प्रकार आ जाते हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं समायोजन। ठीक है, 3 प्रकार के बहुत सारे बताते हैं। ऐसे तो प्रकारों की अगर मैं संख्या बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रकार बता दी इतने। ठीक है, एक दो और भी है लेकिन जरूरत नहीं उनकी। प्रकार का मतलब यहाँ पर मैं अपन बात कर रहे हैं प्रकार के बारे में, इसका मतलब ये है कि आप जो एडजस्ट करते हो, जो समायोजन करते हो, तो वह कौन सी स्थिति में कर रहे हो, वो किस स्थिति में समायोजन हो रहा है, तो उसको एक नाम दिया गया है, उसका एक प्रकार बताया गया है। समाज के द्वारा समायोजन कर रहे हो, सामाजिक रूप से समायोजन कर रहे हो तो सामाजिक समायोजन, जैविक समायोजन, लैंगिक समायोजन, जो भी आप फैमिली मेंबर की बहुत सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल दिए बहुत सारे जैविक लैंगिक समायोजन के, व्यक्तिगत पर्सनल रूप से समायोजित होना, अपने खुद ही रचनात्मक रूप से करना, और आंतरिक समायोजन करना। ठीक है, ये सब सारे होते हैं समायोजन के प्रकार। समझ में आया यहाँ तक, सभी को क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन समायोजन के बारे में। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए, अब आती है वेरी इंपॉर्टेंट, जो समायोजन में जो सबसे ज्यादा अपन बात करते हैं, जिसके बारे में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, और इसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सतर्क रहना, अब सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, एक्टिव हो जाओ बस अब। क्योंकि अब जो टॉपिक, अब जो बात करने वाले न्यू, इसी समायोजन में न्यू जो अपन बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, चाहे रीट का एग्जाम हो चाहे सीटेट का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो यहीं से पूछे गए हैं, और इसकी बात कर रहे हैं अपन, और उसका नाम है वीदिया। वीदिया, ठीक है। देखो वीदिया है, वीदिया मतलब मेथड, क्या क्या मेथड होते हैं मैं आपको बताऊं। अगर आपको एडजस्ट करना है, समायोजन करना है, तो आप दो तरीके से समायोजन कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके को मतलब क्या बोलेंगे, दो विधियां हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? डायरेक्ट मेथड ये है कि आप जो भी आपके सामने समस्या आ रही है तो उसको सीधे रूप से संतुलित करने का प्रयास करें। सीधे रूप से, कोई भी आप विधि नहीं लगाओगे, कोई भी आप मेथड नहीं लगाओगे, अन्य कोई तरीका नहीं अपनाओगे, कोई युक्तियां नहीं लेके आओगे उसमें। डायरेक्ट आपको जो भी करना है, आपके सामने बाधा आई, अब उसको क्या करो, बाधा को या तो खत्म कर दो, या बाधा से लड़ाई करने की कोशिश करो, या उसको कुछ विश्लेषण कर दो, या उसमें परिवर्तन कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये डायरेक्ट मेथड हुआ। यानी कि जो भी आपके सामने समस्या आती है, जो भी आपकी आवश्यकताओं में जो बाधित इच्छाएं पैदा हो जाती है, या जो बाधित चीजें आ जाती है, अब आप उसको, जो उससे लड़ोगे, जो उसको एडजस्ट करोगे, तो वो सीधे तरीके से करोगे। सीधे का मतलब डायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सामने समस्या आई तो उसका समाधान करोगे, समायोजित किस तरीके से करोगे, अन्य माध्यम के तरीके से करोगे। अन्य माध्यम क्या होंगे, उनको युक्तियां बोलते हैं, तरीके अपनाओगे, जुगाड़ अपनाओगे कि यार मैं ये चीजें कर लेता हूँ, ये युक्तियां अपना लेता हूँ, किसी को थोप देता हूँ, किसी के ऊपर थोप देता हूँ, या खुद में वहां से भाग जाता हूँ,
बहुत सारी युक्तियां आएंगी जिनके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो मेथड है आपके पास, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, दोनों किसकी है? समायोजन की है। समायोजन को या तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मेथड से हल करो, या फिर इनडायरेक्ट मेथड से हल करो। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी परिभाषा लिखाने का। कुछ भी परिभाषा नहीं, जब भी कोई समस्याओं को सीधे तरीके से संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, जब भी इसकी परिभाषा बात करें, जब भी किसी समस्या को सीधे सीधे रूप में, सीधे सीधे तरीके से संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष समायोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब भी किसी समस्या को, जब भी आपको कोई समस्या आएगी, समस्या तो आएगी तभी तो आप एडजस्ट करोगे। जब जहां भी एडजस्ट करोगे वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो एडजस्ट कर रहे हो। अच्छे तरीके में कहाँ एडजस्ट किया जाता है? जो सब कुछ अच्छा होता रहता है तो अपन क्या वहां पे एडजस्ट करना पड़ता है? क्या नहीं, एडजस्ट वही करना पड़ता है जहां पर कोई आपको समस्या क्रिएट चीजें होगी, कोई चीजें क्रिएट हो रही है, अपने आप बनती जा रही, बिगड़ती जा रही है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए, बनाने के लिए। जब भी किसी समस्या को सीधे सीधे तरीके से संतुलित करने का, सीधे सीधे तरीका लगा दो बस। अब कोई विधि, कोई मेथड नहीं लगा रहे, कोई युक्तियां नहीं लगा रहे, जुगाड़ नहीं लगा रहे, सीधे सीधे जो भी करना है। एग्जाम दे रहे हो, पास, जो भी आपकी समस्या जाने का तरीका है, मान लो आपका एग्जाम सेंटर, अभी पुलिस के एग्जाम चल रहे तो बात करें अपन, आपको सही सेंटर बाहर आया तो आप जाने का तरीका अपनाने, अब उसमें जुगाड़ लगाना है। भाई जुगाड़ क्यों लगाना है? आप तो सीधे सीधे बताओ क्या है वहां पर, एडजस्ट करना है, क्या करना है, जाना है इसके साथ जाना है तो बता, नहीं जाना है तो फिर अपन में खुद का साधन भेजी तेरे को। भाई वो जा रहा है तेरा सेंटर, अगर कोटा से झालावाड़ आया तो भाई कोटा झालावाड़ एक हमारे अंकल है, वो जाते हैं रोज, जाना है क्या तुझे इसके साथ? एडजस्ट हो जाएगा सुबह के टाइम। वो बोलता है नहीं मुझे तो नहीं जा सकता, नहीं जाता, खत्म कर बात को और अगली गाड़ी कर देते हैं अगले दिन के लिए, और तेरी न्यू गाड़ी में जाना और खुद पेपर दे के आना। तो ये होता है सीधे सीधे एडजस्ट करना उस चीज के बारे में। युक्ति बाद में लगाया उसने, पहले सीधे सीधे तरीका था, भाई हाँ इसके साथ जाना है, बाधा खत्म करनी है मुझे, और मैं इसके साथ, जो अंकल जाते हैं इनके साथ मैं झालावाड़ देख कर आऊंगा, पेपर दे के आऊंगा। ये था, खत्म, प्रत्यक्ष विधि। अब इसमें अप्रत्यक्ष विधि में, जब भी किसी समस्या को सीधे तरीके से हल नहीं करते, कोई युक्तियों के माध्यम से कोई तरीका अपनाते हैं और उसके माध्यम से संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष विधि हो जाती है। इनकी बात करें अगर अपन, तो ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है, इनके कितने प्रकार बताए गए हैं? इसके पर्टिकुलर प्रकार जो बताए गए हैं वो आपको एग्जाम में 5 ही बताने हैं, और 5 ही है। कितने प्रकार हैं इनके? 5 प्रकार। इसके 5 प्रकार होते हैं, किसके? प्रत्यक्ष विधि के, डायरेक्ट मेथड के। यानी कि 5 तरह से आप उस सीधे तरीके जो मेथड है उसको खत्म कर सकते हो, उसको अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम सीधे सीधे तरीके से संतुलन किया जा सकता है। ठीक है, वो 5 प्रकार कौन से हैं उनके अपन बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं अप्रत्यक्ष विधि को, इसकी बाद में चर्चा करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष विधि, जब भी किसी समस्या को सीधे तरीके से हल संतुलित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष समायोजन कहते हैं। और इसके कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। 5 प्रकार की अपन बात कर लेते हैं। ये 5 प्रकार है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्रकार है। क्लियर हुआ? ये 5 प्रकार है। अब किस तरीके से समस्या को आप संतुलित करोगे या फिर एडजस्ट कैसे होगे देखना आप। सबसे पहले एक ही तरीका, आपकी बाधा को दूर कर दो। बात यहां से लेके चलना, समस्या आ रही है आपके सामने, समस्या का मतलब ही क्या है? बाधा है। यहां पर आपके सामने कोई बाधा आई तो आप एक ही तरीका अपना सकते हो, या तो बाधा को क्या कर दो? दूर कर दो। ठीक है, या फिर आपके सामने जो बाधा आई है, जो समस्या आई है, समस्या, बाधा को दूर करना मतलब खत्म करना नहीं होता, बाधा को दूर कर दो, अलग हो जाओ थोड़ा उससे, समस्या को नष्ट कर दो। अब समस्या से लड़े हो आप,
अब समस्या से क्या किया है आपने, लड़ाई की है और समस्या को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया है उसको। पहले यहां पर बाधा को दूर करना, बाधा को दूर किया है आपने, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, समस्या को नष्ट किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को यहाँ तक? देखो छोटी छोटी ये, इसमें सिर्फ एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष विधि के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। 5 प्रकार वो ऑप्शन में दे सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आता है कि समस्या को, अब आ रही समस्या को नष्ट करने के बाद, समस्या जो समस्या आई है, या फिर आप ये तरीका अपना लो, समस्या का विश्लेषण कर दो। विश्लेषण संश्लेषण का मतलब समझ में आता है? विश्लेषण संश्लेषण, जैसे मैथमेटिक्स में अपन फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो ए प्लस बी का कैसे बना है ये, तो वो विश्लेषण संश्लेषण आता है। जब अपन, मैं आपको जब टीचिंग मेथड पढ़ाऊंगा, जब भी अपन को मौका मिलेगा टीचिंग मेथड पढ़ाने का, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा संश्लेषण विश्लेषण। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, आगमन निगमन में, ये सब चीजें मैं वहां पर क्लियर करवा दूंगा। लेकिन डिपेंड करता है ये एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है, उसके आधार पर ही वो संश्लेषण विश्लेषण आंसर राइट माना जाता है। बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, कभी पता नहीं चलता कि संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, ठीक है। ओपन करके बताना, उसको थोड़ा सा कैसे बना है, सिद्धांत को प्रूव करवाना, ये किस में आता है, सारी चीजें, ठीक है। अब समस्या को यहाँ पर क्या किया है, विश्लेषण किया है, ठीक है। समझ में आया सभी को? अब आप जो भी समस्या आई है, जो चीज मान लो किसी कारण से समस्या आई है, किसके कारण से समस्या आई है, मान लो आपका जो भी एम है जो नहीं हो पा रहा है, उसके कारण समस्या आ रही है, आप उसमें एडजस्ट कर रहे हो। मान लो आपका एम था कि मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, एम था ना इंजीनियर बनना है, लेकिन जैसे ही आपने 10th क्लियर करी और पापा ने आपको आर्ट्स दिलवा दिया, तो आर्ट्स दिलवा दिया, अब आपका एम कैसे क्लियर होगा, आप इंजीनियर तो नहीं बन सकते ना आर्ट्स में, तो आप एडजस्ट करोगे, फिर बाद में कोई डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियर जैसी फीलिंग आएगी आपके पास, और आप बिल्डर बन जाओगे, तो वो इंजीनियर जैसी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसको, उसके लिए क्या करोगे, लक्ष्य में परिवर्तन करोगे, लक्ष्य में परिवर्तन करना, क्या करना, लक्ष्य में परिवर्तन करना, ठीक है। या फिर इसी का मतलब होता है प्रतिस्थान करना, प्रतिस्थान होना, अलग हो जाओ, ठीक है, उससे अलग हो जाओ। प्रतिस्थापन का मतलब अलग होना, भाग जाना थोड़ा सा, उस जो आपकी समस्या आ रही है उससे अलग हो जाना, ठीक है। या फिर अब ये सारी चीजें, बाधा दूर नहीं कर पा रहे हो, समस्या को नष्ट नहीं कर सकते, समस्या का विश्लेषण भी नहीं कर पा रहे हो, लक्ष्य में परिवर्तन भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप अन्य मार्ग खोज लो। अन्य मार्ग अपनाना, क्या करना, अन्य मार्ग अपनाना। यहां तक सभी को समझ में आया क्या बोला मैंने? दो वीडियो की अपन बात कर रहे हैं, एक एक आराम से समझना। जिसमें सबसे पहले मैंने बात करी है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड की। क्या होती है प्रत्यक्ष विधि? जब भी किसी समस्या को सीधे तरीके से संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, देखो कोई भी युक्ति नहीं लगाई है, कोई जुगाड़ नहीं लगाया है, कोई भी किसी से हेल्प नहीं ली है, आप खुद कर सकते हो ये सारी चीजें, प्रयास किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष समायोजन कहते हैं, ठीक है। बाधा को दूर किया, समस्या को नष्ट कर दो, या फिर समस्या का विश्लेषण कर दो, लक्ष्य में परिवर्तन कर दो, या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अन्य मार्ग देखो। अब अन्य मार्ग यही आएगा, उसके बाद आती है फिर अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मुझे ये बताइए कि कहाँ पर कोई डाउटफुल नजर आ रहा है तो बढ़े, और मुझे ये बताइए कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अगर क्लियरली समझ में आ रहा है सभी को, तो अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं अप्रत्यक्ष विधि की। अगर आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष विधि की। अप्रत्यक्ष विधि, और यह है दूसरी विधि, ठीक है, इनडायरेक्ट विधि, इनडायरेक्ट मेथड। यहां पर क्या आएगा, जब भी किसी समस्या को सीधे तरीके से संतुलित करने का,
दोबारा लिखा देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना था लेकिन बार बार मिटाना पड़ता है इसलिए समस्या आ जाती। जब भी किसी समस्या के साथ संतुलित होने के लिए किसी युक्ति या किसी या, या तरीका अपनाया जाता है। या कोई युक्ति या तरीका अपनाया जाता है जब भी किसी समस्या, मान लो कोई आपके सामने बाधा आई, समस्या है, तो आप सीधे सीधे तरीके से संतुलित नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आप जुगाड़ लगाओगे, युक्ति लगाओगे, तरीका अपनाओगे। ठीक है, युक्ति, तरीका, मेथड, जुगाड़ या किसी माध्यम की युक्ति, तरीका अपनाना या किसी माध्यम का प्रयोग लेना। अप्रत्यक्ष मेथड है। क्या है? अप्रत्यक्ष मेथड है। और यही क्या होता है? अप्रत्यक्ष विधि होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि में आपको सीधे सीधे तरीके से उस समस्या के साथ संतुलित नहीं होना पड़ेगा, आपको कोई युक्ति अपनानी पड़ेगी, कोई मेथड अपनाना पड़ेगा, किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा। और वो माध्यम का, वो युक्ति, वो तरीका क्या है उसकी अपन बाद में बात करेंगे। ये होता है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, सभी को समझ में आया? देखो, अब जब भी आप कोई युक्ति लगाते हो, कोई माध्यम लगाते हो या कोई तरीका अपनाते हो, तो ये चीजें आपको संतुलित करेगी। करेगी ना? मुझे बताइए, करेगी ना? तो आप इनको क्या करेगी? आपको एडजस्ट करेगी। और इसी को क्या बोलते हैं? अन्य नाम क्या बोलते हैं? अगर आपको समायोजित कर रही है तो रक्षात्मक युक्तियां। क्या कहा जाता है? रक्षात्मक युक्तियां भी कहा जाता है। और रक्षात्मक युक्तियां का अन्य नाम है मनोरचनाएं। मनोरचनाएं, जब आप मन में कुछ रचना बनाते हो, उस युक्ति को उस एडजस्ट होने के लिए गुनगुनाते रहते हो, मन में अलग ही थॉट चलते रहते हैं, यार मैं इस समस्या को कैसे समाधान करूं, मैंने ये युक्ति लगाई, मेरा दोस्त है यार, उसको कैसे भगाऊं यहाँ से, वो यहाँ आएगा, अभी इसके लिए जुगाड़ अपनाता हूँ मैं। तो वह क्या कर देगा? आप किसी दोस्त को फोन करोगे, अरे तुम्हारा मेरे घर से 12 ताला लगा दे, और है ना मैं अंदर ही बैठा हूँ, वो कोई आएगा ताला दे के चल जाएगा। जुगाड़ लगाया, युक्ति लगाई आपने समायोजित करने के लिए। तो ऐसे ही ये तो समायोजन करने के लिए बात करेंगे, जब अपन आगे युक्तियां पढ़ाऊंगा, मैं आपको माध्यम बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। और इसी के लिए रक्षा करेगी ना आपको, वो चीजें रक्षा कर रही ना, आपको पसंद ही नहीं है, वो आना नहीं चाहिए वहां पर, तो रक्षा करी, इसीलिए इसको रक्षात्मक युक्तियां बोला जाता है। मनोरचनाएं युक्तियां भी कहा जाता है। मनोरचनाएं युक्तियां भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो युक्तियां है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो, हर एक एडजस्टमेंट, हर एक समायोजन का मतलब कहाँ आ रहा है? जो भी समायोजन करेगा, आप एडजस्ट करोगे तो सिर्फ एक ही काम होगा कि आप अपने तनाव को कम कर रहे हो, तनाव को भगा रहे हो। और सबसे ज्यादा सहायक यही युक्तियां करती है जो आपको तनाव को कम करती है, तनाव से मुक्ति देती है। ठीक है, इन्हीं युक्तियों की अपन आगे बात करेंगे। बहुत सारी युक्तियां हैं, 14-15 बहुत सारी आती है, 12-13 14-15 जो भी है उसकी आगे बात करेंगे अपन। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? सिर्फ प्रत्यक्ष मेथड और अप्रत्यक्ष मेथड, दो मेथड की अपन ने बात करी है। प्रत्यक्ष मेथड डायरेक्ट तरीके से आप संतुलन कर दो समस्या के साथ। अप्रत्यक्ष मेथड, कोई युक्ति लगा दो, कोई माध्यम लगा दो, कोई जुगाड़ लगा दो, उसके माध्यम से आप क्या करोगे? अपनी समस्या का संतुलन करोगे और अपनी रक्षा करोगे। इसीलिए रक्षात्मक युक्तियां कहा गया है। इसीलिए मनोरचनाएं, मन के द्वारा जो रचनाएं की जाती है, देखना अभी आगे जितनी भी मैं युक्तियां पढ़ाऊंगा ना आपको, सारी ऐसी है जो अपन मन में लगाते हैं, भाग जाते हैं, प्रतिगमन, प्रक्षेपण करना, किसी को दोष देते रहते हैं, प्रतिगमन करते रहते हैं। तो ये ऐसी युक्तियां, क्षतिपूर्ति, ये सब मन की रचनाएं हैं। इसीलिए इनको क्या बोला है? मनोरचनाएं युक्तियां भी कहा गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।